बातचीत प्रक्रिया का पुनर्जीवन और रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध। आज 28 जुलाई व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात समाप्त हुई। ये बैठक 1 घंटे से अधिक चली, बंद दरवाजों के पीछे बिना प्रेस के हुई और बैठक के बाद दोनों पक्ष उद्धरण बात कर रहे हैं। बातचीत प्रक्रिया को तेज करने की। क्रेमलिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की आज व्लादिमीर पुतिन को फोन करने की कोई योजना नहीं थी। और यह भी एक दिलचस्प बात है, डोनाल्ड ट्रंप जुलाई में दूसरी बार व्लादिमीर जेलेंस्की से मिल रहे हैं, लेकिन दूसरे व्लादिमीर पुतिन को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी दिन अमेरिकी सीनेटरों के एक समूह ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर विधेयक को लेकर द्विदलीय समझौते तक पहुंचने की घोषणा की। सत्ता को सौंपने के अधिकार के साथ शुल्क लगाने तक। और ठीक आज ही जेलेंस्की सीनेटरों के सामने भाषण देंगे, जो अंततः इस कानून को पारित करेंगे। ये भी खास है कि सीनेट में पहले ही इशारा कर दिया गया है कि जेलेंस्की की मौजूदगी में ही वे प्रतीकात्मक रूप से रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के कानून पर विचार शुरू करने का फैसला ले सकते हैं, यानी औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इन दोनों घटनाओं का महत्व इस बात में है कि कई महीनों में पहली बार यूक्रेन युद्ध पर कूटनीतिक प्रक्रिया अब जमी हुई स्थिति से आगे बढ़ी है, कम से कम बयानों में तो। आइए इस कड़ी में जानें कि आज वॉशिंगटन में यूक्रेन को लेकर क्या हुआ, पक्षों की शब्दावली के पीछे क्या छिपा है, और डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात के बाद निर्णायक प्रगति की उम्मीदें कितनी वाजिब हैं। मेरा नाम अलेक्सई पेची है। आइए ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात का सारांश निकालें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 300,000 सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की ने आज व्हाइट हाउस में एक बंद बैठक की, जिसमें ना तो प्रेस थी और ना ही उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस थे। पहले बैठक से जुड़े तथ्यों से शुरू करते हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप और जेलेंस्की की द्विपक्षीय वार्ता पूर्वी समयानुसार सुबह 9:47 पर शुरू हुई। जो लोग बारीकियों पर ध्यान देते हैं उनके लिए बता दूं कि बैठक आज के डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ठीक 17 मिनट देर से शुरू हुई। औपचारिक रूप से जेलेंस्की की वॉशिंगटन यात्रा का कारण रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसी ग्राहम को अंतिम विदाई देने का समारोह था, जिनका 11 जुलाई को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वे वर्षों तक सीनेट में यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के प्रमुख समर्थक रहे। विदाई समारोह कांग्रेस रोटोंडा में हुआ। जेलेंस्की के शब्दों में, ट्रंप से मिलते ही उन्होंने अमेरिकी सेनेटर की मृत्यु पर शोक जताया। एपिसोड रिकॉर्डिंग के दौरान व्लादिमीर जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लिंडसी ग्राहम को अंतिम विदाई देने रोटोंडा पहुंचे थे। और रोटोंडा के गलियारों में जेलेंस्की और नेतन्याहू के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ। चेहरों के भाव और अंदाज से साफ था कि वे मौसम पर नहीं, किसी और विषय पर बात कर रहे थे, लेकिन क्या ये पता नहीं चला। अंत में उन्होंने हाथ मिलाया। अब मैं ये अंश दिखाता हूं, शायद आप में से कोई होठ पढ़ना जानता हो और आप जान जाएंगे कि जेलेंस्की नेतन्याहू से क्या बात कर रहे थे। अब ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत पर लौटते हैं। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल की संरचना से साफ है कि दौरा औपचारिक नहीं था। बातचीत की गंभीरता के कारण ही वार्ताएं बंद दरवाजों के पीछे हुई। मैं एक और अहम बात जोड़ना चाहूंगा, ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत भी बंद दरवाजों के पीछे हुई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बातचीत प्रेस से बचकर हुई, ताकि आज सीनेटर लिंडसी ग्रैहम के अंतिम संस्कार से ध्यान न हटे।
जेलेंस्की के साथ इन वार्ताओं में राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख किरिल बुदानोव, यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रोस्तेम उमेरोव भी शामिल थे। विदेश मंत्रालय के कार्यवाहक प्रमुख आंद्री सीबीगा, राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख पावेल पोलिसा और सर्गेई किस्लीत्सा, सर्वेंट ऑफ द पीपल गुड के प्रमुख दाविद अराखामिया और अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओल्गा स्टेफानिशिना। ये वही टीम है जो मैं बताना चाहूंगा बातचीत और रक्षा दोनों क्षेत्रों को संभाल रही है। यानी इस बैठक के विषयों में सैन्य सहायता का मुद्दा, जिसमें पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन के लिए लाइसेंस भी शामिल है, और रूसियों के साथ शांति वार्ता को फिर से शुरू करने का मुद्दा भी शामिल है। सच कहे तो अभी रूस दूर से देख रहा है। जेलेंस्की ने बैठक के नतीजों को अच्छा बताया। उनकी टेलीग्राम पोस्ट में लिखा है, ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप से अच्छी मुलाकात हुई। मैं आभारी हूं कि हम मिलकर यूक्रेनियों की जान बचाने और शांति लाने के लिए काम करेंगे। उनके अनुसार चर्चा के केंद्र में दो मुद्दे थे। पहला, कीव को पैट्रियट प्रणालियों के लिए अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन का लाइसेंस प्राप्त करना, और जो महत्वपूर्ण है, रूसियों के साथ शांति वार्ता को सक्रिय करने के तरीके। यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यालय प्रमुख किरिल बुदानोव ने बैठक के नतीजों को विस्तार से बताया। उनके अनुसार जेलेंस्की की ट्रंप और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान एक सार्थक बातचीत हुई और कीव और वॉशिंगटन ने विभिन्न स्तरों पर वार्ता प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति जताई, और इसी बिंदु से आगे की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। यूक्रेनी पक्ष को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों की एक अलग बैठक होगी। और याद दिला दूं कि दौरे से पहले वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के विशेष प्रतिनिधियों स्टीवन विटकोव और जेरेड कुशनर से रूस के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने की संभावनाओं पर टेलीफोनिक बातचीत की थी। इसके अलावा मीडिया में पहले ही जानकारी लीक हो चुकी है, अंदरूनी खबरें आई हैं कि व्हाइट हाउस वार्ता के लिए नए विचार तैयार कर रहा है, और इन विचारों में से एक है हवाई युद्ध विराम की घोषणा, ताकि यूक्रेन और रूस एक दूसरे के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले न करें। ट्रंप से मुलाकात के बाद यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल अब अमेरिकी अधिकारियों से तकनीकी स्तर पर अलग से मिलेगा। बातचीत की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने लगी है। फिर भी आपूर्ति की मात्रा, समय सीमा या संभावित युद्ध विराम के मापदंडों पर कोई ठोस समझौता सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, और यही बात इस मुलाकात को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। डोनाल्ड ट्रंप ने महीने की शुरुआत में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद यूक्रेन से गैर सार्वजनिक वार्ताएं शुरू कर दी थीं, और रूस को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए ऐसा करते हैं। तो 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और उनसे अकेले में बात की। ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर व्लादिमीर जेलेंस्की की बातचीत स्टीवन विटकोव और जेरेड कुशनर के साथ हुई। ज्यादा जानकारी नहीं है। आज जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात है, फिर से ज्यादा जानकारी नहीं है, और इस दौरान क्रेमलिन से कोई संपर्क नहीं हुआ सिवाय मार्क रूबियो और सर्गेई लावरोव की मुलाकात के, जो मनीला में आसियान समिट के दौरान हुई थी। वो वहां सिर्फ आधे घंटे मिले थे। ये बात गौर करने लायक है कि कुछ विश्लेषक, जिनमें रूसी भी शामिल हैं, वे इस मुलाकात को संयमित रूप से आंकते हैं, ये बताते हुए कि ये काफी हद तक ग्रेम के अंतिम संस्कार से जुड़ी थी, और ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई खास तैयारी भी नहीं की गई थी। ये इसकी महत्ता कम नहीं करता, बस एक दायरा तय करता है। अभी सिर्फ संवाद का चैनल बहाल करना है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में यूक्रेन को लेकर क्या माहौल है? मैंने पिछले एपिसोड में इसी YouTube चैनल पर बताया था, जरूर जाकर देखें अगर अभी तक नहीं देखा। लेकिन इस YouTube चैनल पर नए एपिसोड मिस न करें, मैं सलाह देता हूं कि टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वहीं सभी एपिसोड्स की घोषणाएं और ताज़ा खबरें मिलते ही प्रकाशित करते हैं। अब दिन की दूसरी घटना के बारे में, जिसका रूप ज्यादा स्पष्ट है। अमेरिकी सेनेट में द्विदलीय सांसदों के एक समूह ने रूस और ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के विधेयक पर समझौता होने की घोषणा की है। इस विधेयक का नाम लिंडसी ग्राहम से जुड़ा है, जिन्होंने इसे डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल के साथ आगे बढ़ाया। सार्वजनिक क्षेत्र में इसे ग्राहम ब्लूमेंटल विधेयक कहा जाता है।
इस विधेयक में क्या है? ये दस्तावेज अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस पर आर्थिक दबाव डालने के लिए नई शक्तियां प्रदान करता है। ये रूसी वस्तुओं पर 100% तक शुल्क लगाने की संभावना का प्रावधान करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात की जाती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार है। साथ ही रूसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के 5 सबसे बड़े खरीदारों और 5 सबसे बड़े देशों के संबंध में अतिरिक्त शुल्क भी लगाए जा सकते हैं। ये रूस को ऊर्जा प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं। साथ ही दस्तावेज ईरान पर प्रतिबंधों का दायरा भी बढ़ाता है। वैसे इसी शर्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर दिया था। उन्होंने कहा कि विधेयक में ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी उपाय हों। ट्रंप ने इस विधेयक का समर्थन किया क्योंकि अब वह एक ही झटके में रूस और ईरान दोनों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी सीनेट वास्तव में सभी दबाव के साधन उनके हाथों में सौंप रही है। और जैसा कि आप इस YouTube चैनल के पिछले एपिसोड से जानते हैं, अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करने के बजाय फिर से प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की नीति अपनाने का फैसला किया है। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो घोषित समझौते को वास्तव में इस विधेयक के लागू होने से अलग करती हैं। सबसे पहले, दस्तावेज अभी तक पारित नहीं हुआ है। सेनेट में मतदान इस हफ्ते हो सकता है, लेकिन कानून सितंबर से पहले लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगस्त में प्रतिनिधि सभा के कामकाज में ग्रीष्मकालीन अवकाश होगा। सांसद छुट्टियों पर जाते हैं। हालांकि मैं याद दिला दूं, डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस से मांग कर रहे हैं कि जब तक उनके चुनावी कानूनों का पैकेज पारित नहीं हो जाता, तब तक वे छुट्टियों पर न जाएं, जो नवंबर के लिए तय है। इसलिए संभव है कि कोई विराम न हो और विधेयक पहले ही पारित हो जाए। फिर भी मैं ज्यादा उम्मीदें नहीं रखूंगा। सितंबर पर ही भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात, आखिरी समय तक कुछ डेमोक्रेट्स इस विधेयक को रोक रहे थे। वजह है इसकी प्रक्रिया, क्योंकि शुरू में ये दस्तावेज ग्रैहम और ब्लूमेंथल द्वारा तैयार किया गया था। इसमें यह प्रावधान था कि प्रतिबंध लगाना या हटाना कांग्रेस तय करेगी, जबकि वर्तमान संस्करण राष्ट्रपति की खुद की शक्तियों का विस्तार करता है। और कुछ डेमोक्रेट्स को डर है कि ट्रंप शुल्कों को अपनी मर्जी से तय करेंगे। तीसरी बात, यह एक महत्वपूर्ण बात है, मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण बात। चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदारों में से एक अब ऐसे ही प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आता। ब्लूमबर्ग के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन बीजिंग के साथ व्यापारिक संबंधों को और खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चीन को बिल से चुपचाप हटा दिया गया। ये प्रतिबंधों के संभावित प्रभाव को काफी सीमित कर देता है, क्योंकि चीन ही मुख्य खरीदार बना हुआ है डोनाल्ड प्रशासन व्यापारिक संबंधों को। इन दोनों घटनाओं का महत्व समझने के लिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात और रूस पर प्रतिबंध कानून की स्वीकृति पिछले कुछ हफ्तों का संदर्भ जरूरी है, सिर्फ दिनों का नहीं। जुलाई के अंत तक यूक्रेन को लेकर कूटनीतिक प्रक्रिया वस्तुतः एक गतिरोध में थी। 23 जुलाई को मनीला में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की लगभग एक साल बाद पहली मुलाकात हुई और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी। मुलाकात 35 मिनट तक चली और बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। उस मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने कहा कि जरूरत है उद्धरण नई सोच और नए विचारों की, और यूक्रेन के लिए पुराने प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हैं। और यही सबसे अहम बात थी जिसने रूसियों को गुस्से से भर दिया। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, लावरोव ने बोलना शुरू किया। ये पक्का वादा है, कहा तो करके दिखाया। और वो कह रहा था कि रूस, जैसे कि एंकरेज में उसने पक्का वादा किया था कि वो अपना वादा निभाएगा, लेकिन अमेरिकियों ने वो वादा नहीं निभाया। तो कुल मिलाकर ये रूसी बदमाश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर गंदा मुंह खोल बैठा। लेकिन असल में ये इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि मार्को रूबियो ने इस मुलाकात के बाद पहली बार बयान दिया कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात को आधार बनाएगा कि यूक्रेन के लिए क्या स्वीकार्य है। वो कहते हैं, देखिए, सारी पिछली कोशिशें इसलिए नाकाम रहीं क्योंकि वो यूक्रेन को स्वीकार्य नहीं थीं।
अब हम बातचीत और रूस पर दबाव बनाने की नई अवधारणाएं बनाएंगे, इस आधार पर कि यूक्रेन के लिए क्या स्वीकार्य है। ये एक शानदार बदलाव और रुख में बेहतरीन बदलाव है, लेकिन साथ ही मॉस्को की तरफ से रुख और सख्त हो गया है। 22 जुलाई की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने पहले की क्षेत्रीय अदला बदली की योजना से इनकार कर दिया है और डोनबास पर पूरी तरह से नियंत्रण की मांग कर रहे हैं, किसी भी बातचीत की पूर्व शर्त के रूप में। इस पृष्ठभूमि में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात और प्रतिबंधों से जुड़े विधेयक को आगे बढ़ाना वॉशिंगटन और कीव की ओर से इस वार्ता प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की कोशिश की तरह लगता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। इस पर दूसरी दिशा से आगे बढ़ना, सैन्य समर्थन के संयोजन के माध्यम से रूस पर आर्थिक दबाव और वार्ता चैनल की पुनर्स्थापना। अब आइए बात करते हैं कि ये सब किसे और कैसे फायदेमंद है और मुख्य पक्षों के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये इस आधार पर है कि संबंधों का मॉडल बदल गया है। यूक्रेन के लिए मुख्य व्यवहारिक हित पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन के लिए लाइसेंस है। यूक्रेनी वायु रक्षा की मुख्य समस्या सिस्टम की कमी नहीं है, वे मौजूद हैं। ये पेट्रियट सिस्टम के लिए मिसाइलों की लगातार कमी है। ये समस्या और भी बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध ने इन्हीं इंटरसेप्टर मिसाइलों का अमेरिकी भंडार खत्म कर दिया है। उत्पादन का स्थानीयकरण, जिस पर ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात में चर्चा हुई थी, इसके लिए पहले पोलैंड ने भी इसमें शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। ये सीधी आपूर्तियों पर निर्भरता कम करने की कीव की कोशिश है, लेकिन वास्तविकता समझना जरूरी है और स्थिति को सही नजरिए से देखना चाहिए। राजनीतिक सहमति होने पर भी ऐसे उत्पादन की शुरुआत ब्लूमबर्ग के अनुसार इसमें काफी समय लगता है और फिर भी यह समस्या निकट भविष्य में हल नहीं होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ऐसी व्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए एक तरीका है जिससे वे एक साथ शांति दूत की छवि बनाए रख सकते हैं और मॉस्को पर दबाव बढ़ा सकते हैं, वो भी दूसरों के जरिए, खुद नहीं। यानी सीधे सैन्य टकराव से नहीं, बल्कि प्रतिबंधों और यूक्रेन वासियों को तकनीक बेचने के जरिए। हालांकि ट्रंप के लिए इसकी एक घरेलू राजनीतिक कीमत भी है। राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार टैरिफ के मामले में संवेदनशील है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी व्यापारिक टैरिफ सीमित किए थे। प्रतिबंध विधेयक दलगत विवाद बन गया। रूस के लिए आज की दोनों घटनाओं का सीधा सैन्य प्रभाव सीमित और स्थगित है। यह मुख्य शब्द स्थगित है। क्यों? क्योंकि प्रतिबंध स्वीकार भी हों तो भी सितंबर से पहले लागू नहीं होंगे। इन प्रतिबंधों में चीन को प्रभाव से बाहर रखा गया है। उत्पादन लाइसेंस के रूप में पैट्रियट की आपूर्ति भविष्य की बात है, आज मोर्चे को मजबूत करने की नहीं। फिर भी मॉस्को के लिए खुद ये रुझान अनुकूल नहीं है। कीव और वॉशिंगटन के बीच उच्च स्तर पर संपर्क की बहाली और प्रतिबंधों के लिए द्विदलीय समर्थन रणनीति को लंबा खींचने की गुंजाइश को कम कर देता है, जिस पर पेस्कोव के बयान से लगता है अमेरिकियों के फुर्सत में होने का इंतजार करना, इसी पर क्रेमलिन दांव लगा रहा है। यूरोप के लिए ये मुलाकात अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन मुद्दे में अपनी भागीदारी बनाए रखता है। इससे यूरोपीय राजधानियों को ये चिंता कम होती है कि वॉशिंगटन प्रक्रिया से बाहर हो सकता है। साथ ही यूरोपीय दबाव भी बढ़ रहा है। ये यूरोपीय संघ का 21वां प्रतिबंध पैकेज है। छाया बेड़े के माल को जब्त करने की प्रक्रिया, ये उसी दिशा में है जिसमें अमेरिकी विधेयक पर चर्चा हो रही है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। वहां इस समय यूरोपीय संघ दो अहम तंत्र बना रहा है। पहला, वे प्रतिबंध पैकेज के रूप में लागू करने का विचार छोड़ना चाहते हैं। हर पैकेज के लिए पूरे यूरोपीय संघ का मतदान जरूरी होता है और हमेशा कोई विरोध करता है। इस सब को बार बार पुनः विचार करना पड़ता है और इसी तरह आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए यह फैसला लिया जाता है कि अलग अलग प्रतिबंधों पर मतदान किया जाए। जैसे ही देखते हैं यहाँ पर वार किया जा सकता है, हम सब इसके पक्ष में मतदान करते हैं। सबने वार किया, न तो 22वें और न ही 23वें पैकेज का इंतजार करना है। इसके अलावा यूरोपीय संघ में मैं आपको एक छोटा सा राज बताता हूँ। उन्होंने रूस में 1600 कंपनियों और कानूनी संस्थाओं की एक सूची पहले ही तैयार कर ली है जिन पर वे प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। साथ ही रूस में खासतौर पर रूस के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को खासतौर पर कमजोर करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन केवल यही नहीं, हमें सार्वजनिक आधिकारिक बयानों का इंतजार करना होगा, फिर हम इस मुद्दे पर लौटेंगे।
आज ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद संभावित परिदृश्य क्या हो सकते हैं? पहला और निकट भविष्य में सबसे संभावित परिदृश्य ये है कि प्रतिनिधिमंडल के स्तर पर काम जारी रहेगा। यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों की घोषित बैठक, स्टीवन विटकोवा और जेरेड कुशनर की संभावित यात्रा पहले कीव और फिर मॉस्को, ये भी आज चर्चा का विषय था। ये चैनल को धीरे धीरे बहाल करने का तरीका है जिसमें कोई गारंटी नहीं है। दूसरा परिदृश्य है सितंबर में प्रतिबंध विधेयक पारित होना। इससे डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल खरीदारों पर दबाव बना सकेंगे। इसमें चीन को प्रतिबंध से बाहर रखने की शर्त भी है। तीसरा विकल्प जिसे खारिज नहीं किया जा सकता यह है कि प्रक्रिया एक बार फिर रुक जाएगी अगर क्षेत्रों स्थिति पर मास्को और कीव के रुख असंगत बने रहते हैं, जैसा कि मनीला में लावरोव और रूबियो की मुलाकात में दिखा। फिलहाल दोनों पक्षों ने बुनियादी मुद्दों पर सार्वजनिक रुख नहीं बदला और वार्ता तेज करने की घोषित बात शायद सिर्फ प्रारूप के स्तर तक ही सीमित रह जाए, सामग्री के स्तर तक नहीं। संक्षेप में 28 जुलाई को दो घटनाएं हुई। जेलेंस्की और ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। दोनों पक्षों ने वार्ता तेज करने और यूक्रेन में पैट्रियट इंटरसेप्टरों के उत्पादन पर चर्चा की। और सीनेट में लिंडसी ग्रैहम के प्रतिबंध विधेयक पर द्विदलीय समझौते की घोषणा। दोनों घटनाएं दर्शाती हैं कि कूटनीतिक और प्रतिबंध संबंधी प्रयास आखिरकार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ इरादों और रूपरेखा के स्तर पर ही हैं, न कि किसी ठोस समझौते या पहले से लागू हो चुके फैसलों के रूप में। ये कितना बड़ा निर्णायक मोड़ है, मुझे लगता है अगले कुछ हफ्ते ये बताएंगे। किस बात पर ध्यान देना चाहिए? शायद पहले प्रतिबंधों पर मतदान, यूक्रेनी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की घोषित बैठकों की सामग्री, विटकोवा और कुशनर का कीव दौरा। और क्या इस फॉर्मूले के तहत बातचीत में तेजी आएगी? क्या वार्ता में दोनों पक्षों के रुख में सच में नजदीकी आएगी? अब ट्रंप और जेलेंस्की की आज की मुलाकात के बाद इस पर नजर रखना जरूरी है। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय, आपके निष्कर्ष क्या हैं? इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पर क्लिक करें और लाइक करना ना भूलें। यही सब है, ध्यान रखें। सबको अलविदा।